हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में 10 इयर्स के 2011 के MCQs कर लिए थे। अब 10 इयर्स का आखिरी जो एक साल बाकी बचा है 2010, उसके भी आज हम MCQs करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे 10 इयर्स के MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि फ़र्स्ट MCQs में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे कि आपको मैंने बार बार बताया है कि हर MCQ के 4 ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नहीं लिख रहा क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस टाइम को सेव करके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करवा दूँ। तो मैं आपको जो है वो करेक्ट आंसर बता दूँगा और साथ में बता दूँगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा है जिस पर सही आंसर मौजूद है। चलिए, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। अ लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस इफ़ इट्स स्लोप इज़। कहता है अगर कोई लाइन, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हो, पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब क्या होगा, इस तरह की लाइन होगी। दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब वो दोनों आपस में ना मिलें किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो ये फ़र्ज़ करें हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। तो याद रखिएगा, अगर x एक्सिस का स्लोप जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि tan 0 एंगल जो होता है वो 0 होता है, तो हर वो लाइन जो कि पैरेलल टू x एक्सिस हो तो उसका जो स्लोप होता है, जिसको हम m से शो करते हैं, वो 0 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 0। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन पे 0 मौजूद है। 2010 का है, ये रहा। सो 2010 पे जो हमारे पास पहला जो MCQs है, फर्स्ट MCQs जो है वो रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.2 से 1.2 जो है वो रिड्यूस है। तो ये MCQ नंबर 2 लिखा हुआ है। तो MCQ नंबर 2 का जो आंसर है, स्लोप क्या है, 0 है। क्यों है मैंने आपको बता दिया। इसमें कहाँ लिखा हुआ है आंसर, पहला आंसर 1 है, ये गलत है। दूसरा जो ऑप्शन है 0 वो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 7/3x अपॉन x इस वॉट। स्टूडेंट, हम जानते हैं, हमने बहुत दफ़ा किया है कि एक थ्योरम है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। यानी कि लॉजिक क्या है, जो चीज़ यहाँ लिखी हुई हो साइन के बाद एग्जैक्टली वही चीज़ लिखी हुई हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। अब ये लिखा हुआ है 7/3x, तो हमें इसको बनाना पड़ेगा। 7/3x नीचे भी लिखा हुआ होना चाहिए, तो लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है साइन 7/3x और यहाँ पर x था, तो हम इसको भी कर देते हैं 7/3x। लेकिन अलजबरा का रूल क्या है कि जो चीज़ आपने मल्टीप्लाई किया उसको बैलेंस करने के लिए आप उसको डिवाइड भी करो। तो 7/3x लिखा हुआ है, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 3/7, सो दैट 3 से 3 कट जाए, 7 से 7 कट जाए, तो उसकी ओरिजिनलिटी आ जाएगी। ये करने का फ़ायदा क्या हुआ कि ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 1 हो गई, और अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो नीचे वाली चीज़ उल्टी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगा 7/3। सो 7 1 7, 7/3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं किस ऑप्शन पे दिया हुआ है, क्या ऑप्शन है इसका। अच्छा सॉरी, ये भी मैंने मिस्टेक कर दी, ये MCQ नंबर 4 है। आज मैं थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, आपसे माजरत चाहता हूँ। तो MCQ नंबर 4 है। MCQ नंबर 4 पे पहला ही ऑप्शन जो है वो 7/3 बिल्कुल सही है, नो मिस्टेक एट ऑल। सही है जनाब। तो ये मैंने MCQ नंबर 4 गलती से पहले करवा दिया, मुझे आपको पहले MCQ नंबर 3 करवाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, मैं आपको 3 अब करवा देता हूँ। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये आपसे वादा है, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। तो MCQ नंबर 3 हमारे पास क्या है, द लाइन 2x + 3y + 6 इज इक्वल्स टू 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो 4 आपको इक्वेशंस दी हुई हैं, ऑप्शंस में 4 में से एक इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि किसी लाइन को कोई लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर जब होती है, जब y का जो कोफिशिएंट है जो कि लिखा हुआ है 3, ये आ जाएगा x के साथ, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3x, और x का जो कोफिशिएंट है वो आ जाएगा y के साथ माइनस की साइन के साथ, तो 3x - 2y, और कांस्टेंट चेंज हो सकता है। तो देख लें ये कहाँ पर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2x + 3y - 8, बिल्कुल गलत है, हमें 3x - 2y तलाश करना है। दूसरा है 2x - 3y + 7, ये भी गलत है। तीसरा है x - y + 6, ये भी गलत है। चौथा जो है 3x - 2y + 9,
इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि हमें इन दोनों को देखना होता है। तो ये आपको मैंने परपेंडिकुलर का तरीका बताया, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम 4 MCQ कर चुके हैं पीछे, अब हम करेंगे MCQ नंबर 5। MCQ नंबर 5 क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज वॉट। तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 रख के इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही। सही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रही। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दें, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4, 0 माइनस 2, 0 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 4, 0 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, 4 अपॉन 2 हो गया 2। सो द करेक्ट आंसर इज 2। 2 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो देखते हैं कि 2 कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में। ऑप्शन में 2 कहाँ दिया हुआ है जनाब? अच्छा, नहीं, मैं इस MCQs को दोबारा लिखूँगा। असल में ऑप्शन में 2 दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये x टेंस टू 0 नहीं होगा, ये होगा x टेंस टू 2। इसमें 10 ईयर्स में ये मिस प्रिंट है, तो ये होगा x टेंस टू 2, क्योंकि जो ऑप्शन में आंसर है वो उस वक्त सही होगा जब x टेंस टू 2 होगा। देखें बोर्ड में मिस्टेक नहीं होगी, बोर्ड के पेपर में MCQ के ये मिस प्रिंट जब उन्होंने छपाई करी होगी, प्रिंट किया होगा तो ये मिस प्रिंट हो गया होगा। तो इसको हम दोबारा करते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, MCQ नंबर 5 है ये, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो ये हमारे पास x टेंस टू 2 है, तो अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया। अब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखते हैं, 2 प्लस 2 4। सो करेक्ट ऑप्शन 4 है। 4 बनेगा ही जब लिमिट x टेंस टू 2 होगी। तो यहाँ पर 0 नहीं है, इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो जनाब हमारे पास क्या आ गया? पहला ऑप्शन है 8, वो गलत है। दूसरा ऑप्शन है 4, 100% सही। अब हम करते हैं अपना MCQ नंबर 6 देखते हैं। MCQ नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? लिखा हुआ है इफ़ f(x) बराबर है tan 9x देन f'(x). f'(x) का मतलब है डेरिवेटिव निकालना है। f'(x) क्या हो जाएगा? tan 9x का 10 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो tan 9x का होगा sec स्क्वायर 9x बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन। फंक्शन क्या है? जो 10 के आगे लिखा हुआ है। 10 के आगे क्या लिखा हुआ है? 9x। 9x का डेरिवेटिव होता है 9, तो 9 को आप लिख दीजिए पहले। ये हो जाएगा 9 sec स्क्वायर 9x। दिस इज़ आवर आंसर। सो 9 sec स्क्वायर 9x इज़ द आंसर। पहला ऑप्शन है sec स्क्वायर 9x गलत है, दूसरा ऑप्शन है 9 sec स्क्वायर x गलत है, तीसरा ऑप्शन है 9 sec स्क्वायर 9x, तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास वो है 7। 7 में क्या लिखा हुआ है? इफ़ f(x) इज इक्वल्स टू ln x³ देन f'(x) क्या हो जाएगा? हमने क्या बताया था कि ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है उसको 1 अपॉन के नीचे ले आते हैं। ये आ गया डेरिवेटिव, बट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स फंक्शन होगा। x³ का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इसके क्यूब से कट गया, तो हमारे पास बाकी बचा 3 अपॉन x। बट उसने कहा है एट x इज इक्वस टू -2 पे वैल्यू निकालो, यानी कि आंसर जो फाइनल आंसर आ रहा है उसमें x जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर -2 लिखना पड़ेगा। तो आप इसको लिख दीजिए 3 अपॉन x कितना है? एट x इज इक्वस टू -2, एट x इज इक्वस टू -2, तो x की जगह पर -2 लगा दें, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -3/2। तो फाइनल आंसर आ गया -3/2। तो पहला लिखा हुआ है 2/3 बिल्कुल गलत है, दूसरा लिखा हुआ है -3/2 100% करेक्ट। सही है जनाब, तो -3/2 इसका आंसर आ गया। ये हमने किया MCQ नंबर 7। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 8, देखते हैं कि 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। आ जाइए जनाब MCQ नंबर 8 पे आ जाइए। MCQ नंबर 8 हमारे पास क्या है? इफ़ S इज इक्वल्स टू ft देन d स्क्वायर s बाय dt स्क्वायर। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 5.1 से रिलेटेड है। 5.1 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव की बात आ गई है तो ये आ सकता है एग्ज़ाम के अंदर। आपको इतना याद रखना है कि s जो है यहाँ पर वो डिस्टेंस होता है। फिज़िक्स आप सारे बच्चे पढ़ते हैं, t का मतलब होता है टाइम। तो अगर हम
डबल डेरिवेटिव निकालें डिस्टेंस का, सिंगल डेरिवेटिव अगर निकालें ds/dt निकालें तो वो वेलोसिटी होगा, और अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालें तो वेलोसिटी को जब टाइम से डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज द आंसर। अगर डबल डेरिवेटिव नहीं होता, सिंगल डेरिवेटिव कल एग्जाम के अंदर आ जाए तो आपने लिखना है वेलोसिटी, और डबल डेरिवेटिव आ जाए तो उसको आपने लिखना है एक्सेलरेशन। तो जनाब हमारे पास इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है डिस्टेंस कवर्ड एट टाइम टी, गलत है। दूसरा है स्पीड एट टाइम टी, गलत है। तीसरा है एक्सेलरेशन एट टाइम टी, एक्सेलरेशन एट टाइम टी, तो ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको करवा दिया। नंबर 9 हमारे पास क्या है? द नेसेसरी कंडीशन फॉर fx टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। बहुत दफ़ा आ चुका है ये, जब भी ये एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड है। जब भी हमारे को एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी होती है, हम पहला काम क्या करते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं, और दूसरा काम क्या होता है? डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये पहली नेसेसरी कंडीशन है जो कि आपको लाजमी करनी होती है। तो पहला ऑप्शन है f' बराबर है 1, गलत है। दूसरा ऑप्शन है fx = 0, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है f' बराबर है 0, ये करेक्ट ऑप्शन है। सो द थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए अब हम करते हैं MCQ नंबर 10, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। इंटीग्रेट x की पावर p dx। तो स्टूडेंट x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? 1, और जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि उसकी पावर में 1 ऐड करें और एग्जैक्टली वही चीज़ नीचे लिख दें। तो ये हमारे पास आ गया x की पावर p+1 अपॉन p+1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन पे करेक्ट आंसर है। पहला ही ऑप्शन सही है, x की पावर p+1 अपॉन p+1 प्लस c, तो और बाकी तीनों ऑप्शन ऑब्वियसली गलत है, रॉन्ग है। चलिए ये था 10वां MCQ। अब हम करते हैं 11वां MCQ, देखते हैं कि 11वें MCQ के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो MCQ नंबर 11 जो है, MCQ नंबर 11 हमारे पास क्या है? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = 6x²। तो ये एक्चुअली क्या है? एक्सरसाइज 7.2 और एक्सरसाइज 8.4 में हमने चीज़ सीखी थी। जब हमें कर्व का स्लोप निकालना होता है तो पहला काम क्या होता है कि हम निकालते हैं dy/dx, डेरिवेटिव निकालते हैं। 6x² का डेरिवेटिव होगा 2x, तो dy/dx जो कहलाता है वो कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट 1, -1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर -1 रखते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ x है तो 1 रखते हैं। 12 × 1 = 12, सो 12 इज़ द आंसर ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो जनाब इसका आंसर क्या है? कौन सा था ये MCQ? 11वां। तो पहला है -12, ये गलत है। दूसरा है +12, बिल्कुल सही है। चलिए जनाब अब हम करते हैं 12 में लिखा हुआ है इंटीग्रेट fx की पावर n × f' dx = ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही वाला MCQ है जो अभी आपने किया था 10वें के अंदर। x की पावर p, x का डेरिवेटिव क्या था? 1। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होता है तो उसकी पावर के अंदर 1 प्लस करते हैं और एग्जैक्टली उसी चीज़ को नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है fx की पावर n और इसका डेरिवेटिव मौजूद है dx के साथ, तो सिंपल क्या हो जाएगा? fx की पावर के अंदर आप n+1 लिखेंगे और एग्जैक्टली यही चीज़ नीचे लिखेंगे, प्लस c कर देंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये आंसर दिया हुआ है हमारे को। पहला है fx की पावर n अपॉन n+1, गलत है। दूसरा है fx की पावर होल पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, यस, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। चलिए जनाब अब हम करते हैं MCQ नंबर 13, देखते हैं कि 13 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 13 है हमारे पास, इंटीग्रेट e की पावर 10x sec² dx। ये भी बिल्कुल यही थ्योरी है कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, e के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 10x का डेरिवेटिव मौजूद है sec²। तो जब e का डेरिवेटिव मौजूद हो तो वही चीज़ एज इट इज़ आ जाती है। तो e की पावर 10x का डेरिवेटिव sec² है, तो डायरेक्ट आ गया e की पावर 10x प्लस c। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। MCQ नंबर 13 था। तो पहला ऑप्शन है e की पावर sin x प्लस c, गलत है। दूसरा ऑप्शन है e की पावर sin² प्लस c, गलत है। तीसरा ऑप्शन है e की पावर 10x प्लस c, 100% करेक्ट। अब हम करते हैं इसका MCQ नंबर 14, देखते हैं MCQ नंबर 14 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। द सेंटर ऑफ द सर्कल,
जब सर्किल का सेंटर निकालना है पहले इक्वेशन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करवा दें, x के साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है 2g, वहाँ पर x के साथ में लिखा हुआ है माइनस 6, यहाँ पर y के साथ में लिखा हुआ है 2f, यहाँ पर y के साथ में लिखा हुआ है 8। तो g आपके पास आ गया -3 और f आपके पास आ गया, क्योंकि कटेगा, f आपके पास आ गया 4। तो जनाब सेंटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -g माइनस एफ इज इक्वल टू सेंटर। g आपके पास ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस हो गया आपके पास जनाब यानी +3, और f प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया -4। 3, -4 इज़ आवर आंसर। तो पहला ऑप्शन है 3, -4, पहला ही ऑप्शन सही है। अब हम करते हैं MCQ नंबर 15, देखते हैं कि 15 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। MCQ नंबर 15 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर है 0। बहुत आसान है। लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि एक्सरसाइज 7.2 से पहले लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और इसके ऊपर आ जाएगा रूट। तो लेंथ आपके पास आ गई। ये जो पॉइंट दिया हुआ होता है ये x1 और y1 होता है। x1 का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2gx1। अब इसमें तो x वाली टर्म है ही नहीं, x स्क्वायर को x वाली टर्म नहीं बोलते, x और y होना चाहिए। तो x वाली टर्म नहीं है तो ये हो गया 0, y वाली टर्म भी नहीं है तो ये हो गया 0, और कांस्टेंट हमारे पास जो है 3 वो लिखा हुआ है, इसके ऊपर रूट लगा दें। तो लेंथ बराबर है -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3, 9 और 4 13, 13 और 3 16 का रूट आ जाएगा। 16 का रूट होता है 4, तो आपके पास 4 आ गया आंसर। तो ऑप्शन में हमारे को कहाँ दिया हुआ है? पहला ऑप्शन है 3 गलत है, दूसरा ऑप्शन है 4 100% करेक्ट। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो फिर आपके लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना कोई मसले वाली बात नहीं है। चलिए जनाब, अब हम करते हैं MCQ नंबर 16। तो 16 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इफ़ E इज इक्वल टू 3/2 देन द कॉनिक इज। स्टूडेंट आपको मैंने बताया था कि अगर इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो तो कॉनिक कौन सा होता है? हाइपरबोला होता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी 1 होती है तो पैराबोला होता है, 1 से लेस देन 1 होती है तो एलिप्स होता है, और ग्रेटर देन 1 होती है तो हाइपरबोला होता है। अब 3/2 1 से बड़ा होता है, इसका आंसर आता है 1.5। तो जनाब इसका आंसर क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है पैराबोला, ये गलत है, दूसरा है हाइपरबोला 100% करेक्ट। अब हम करते हैं MCQ नंबर 17, देखते हैं कि MCQ नंबर 17 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर देन द कॉनिक इज। क्या है जनाब? ये पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है? ये एलिप्स है। याद रखिएगा, अगर E स्क्वायर -1 होता तो हाइपरबोला होता, 1 माइनस E स्क्वायर है तो एलिप्स है। और ये चीज़ आपको 8.4 से पहले एक पूरा टेबल दिया हुआ है एलिप्स और हाइपरबोला का, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। चलिए जनाब, अब हम करते हैं MCQ नंबर 18, देखते हैं 18 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इफ़ A डॉट B इज़ इक्वल्स टू 0 देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A एंड B इज़ दिस। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है तो वो 0 जब होता है या उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री लिखें, ये π/2 लिखें, बात एक ही है, ये डिग्रीज़ में है, ये रेडियन में। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जनाब इसका आंसर क्या दिया हुआ है? पहला 0 है, गलत है, दूसरा π/2 है, तो π/2 इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम करते हैं MCQ नंबर 19, देखते हैं 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये कहता है 19 के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, कैलकुलेशन वाला सवाल है। तो 19 आपके पास आ जाएगा। इफ़ कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर A। ये साइन जो होता है, दो लाइंस जो होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जबकि A जो है वो क्या है? P1 P2, और P1 आपके पास क्या है? P1 आपके पास है 0 0 1 और P2 आपके पास है -3 1 2। तो बहुत आसान है, सबसे पहले हमें निकालना होगा P1 P2 का वेक्टर। कैसे निकलेगा? आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से माइनस करेंगे। -3 -0 होता है -3,
और कॉमा 1 माइनस 0 होता है 1 और कॉमा 2 माइनस 1 होता है 1। ये हमारे पास आ गया वेक्टर। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड जो कि बराबर है a के, तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। तो -3 का स्क्वायर है 9, 1 का स्क्वायर है 1, 1 का स्क्वायर है 1, 9 और 2 11, तो 11 रूट इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं जनाब इसका आंसर क्या दिया हुआ है। पहला है √12 गलत है, दूसरा है √10 ये भी गलत है, तीसरा है √11 100% करेक्ट। तो √11 इज़ द आंसर। अच्छा जनाब, अब हम जा रहे हैं अपने MCQs नंबर 20 की तरफ। एन इक्वेशन dy/d इन्वॉल्विंग dy/dx इज कॉल्ड, ये एक्चुअली एक्सरसाइज 6.11 से रिलेटेड क्वेश्चन है। 6.11 जो है आपके कोर्स में नहीं है, बट ये एक बहुत आसान सी चीज़ है, हो सकता है कल ये एग्ज़ाम के अंदर आ जाए, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो, कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आपको नज़र आए, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। यह आपको याद रखना, सही है ना। ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है जिसमें डेरिवेटिव मौजूद हो। तो इसका जवाब क्या है? पहला लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इक्वेशन, बिल्कुल गलत है। दूसरा लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, 100% करेक्ट है। तो जनाब ये हमारे 20 MCQs ख़त्म हो गए। इसके साथ ही हमारा जो MCQ 2010 है वो भी कंप्लीट हो गए हैं, और हमारे 10 साल के MCQs कंप्लीट हो गए। हमने 2019 से स्टार्ट किया था और हम 2010 तक पहुंच गए हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ और करवानी है, एक छोटी सी कन्फ्यूज़न दूर करनी है आप सारे बच्चों की। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न हो। मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ मैं आखिर तक करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप का कुछ भी आइंदा जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें कुछ भी गलत ना हो। 2011 के मैं MCQ सारे करवा चुका हूँ, लेकिन 2011 के MCQ नंबर 19 में एक MCQs था, ये मैं MCQs पूरा लिख रहा हूँ। इफ़ A एंड B, अच्छा ऊपर लिखे, ऊपर लाइन डालें या नीचे डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ घुमाने के लिए बोल रहे हैं। एनी टू वेक्टर्स देन A minus B क्रॉस A plus B is इक्वल टू वॉट। तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था 2 मल्टीप्लाई बाय A क्रॉस B। इसका जो आंसर है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय A क्रॉस B, और यही आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर 4। लेकिन मैंने ये सोचा मैं बच्चों को बता दूं ये कैसे आएगा, क्योंकि ये बुक में नहीं है, बुक में नहीं है, तो ये बता दूं कैसे आएगा। इसके लिए हम आपको बताते हैं, सोल्यूशन करवाता हूं मैं आपको इसका। लेट करते हैं, सबसे पहले हम A एक वेक्टर ले लें 2i माइनस जे प्लस के, B भी एक वेक्टर ले लें i प्लस 2j माइनस 3k। अपनी तरफ से कोई भी वेक्टर ले लिए। देखें आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है, बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि ये सोच रहे हैं यार ये कैसे आ गया, इसका रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, वो लॉजिक क्लियर करवा रहा हूँ मैं आपको। अब हम सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? A माइनस बी और क्रॉस A प्लस बी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं A माइनस बी। A माइनस बी निकाल लेते हैं। A माइनस बी हमारे पास क्या होगा? A में से B माइनस कर दें, 2i में से i माइनस हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब? सिंपल i रह जाएगा, माइनस i माइनस 2j, ये हो जाएगा माइनस 3j। 1 में से माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4k। ये मैंने क्या किया? सिंपल A में से B माइनस कर दिया, 2 में से 1 गया 1, और माइनस 1 में से माइनस 2 गया माइनस 3, और प्लस 1 में से माइनस माइनस प्लस 3 हो गया तो प्लस 4k। अब हम निकालते हैं A प्लस B। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 2 और 1 3i, 2 में से 1 गया 1j, माइनस 3 में से 1 गया माइनस 2k। अब इसके बाद हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड पे इसका इन दोनों का क्रॉस लेना है। तो इन दोनों का क्रॉस कैसे आएगा, कैसे निकालते हैं क्रॉस? कि हम लिखते हैं i j k
यहाँ पर हमारे पास जो पहला वेक्टर है, यानी कि अब ये पूरा एक वेक्टर है और ये पूरा एक वेक्टर है, तो यहाँ पर i के साथ में क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ पर j के साथ में क्या लिखा हुआ है -3, k के साथ में क्या लिखा हुआ है 4, यहाँ पर i के साथ में क्या लिखा हुआ है 3, j के साथ में क्या लिखा हुआ है 1, k के साथ में क्या लिखा हुआ है -2। तो अब इसका जो है वो आप निकाल लें डिटर्मिनेट -3 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6, 1 4 ज़ा, ये आ गया -4। अब आप अगला वाला ले लें -j, 1 को आप -2 से करें, ये आ जाएगा -2, 3 को आप 4 से करें, यहाँ पर आ जाएगा -12। अगला वाला आप ले लीजिए k, प्लस क्या आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, और 3 इंटू -3 -9, लेकिन इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा +9। तो 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 2i, -2 और -12 होता है -14 एंड माइनस माइनस ये हो जाएगा +14j, 9 और 1 10, ये हो जाएगा 10k। तो जनाब ये आपके पास आ गई फाइनल लेफ्ट हैंड साइड। अब आप ले लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है जो हमने आपको बताया कि ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसको किसके बराबर लाना था, इसको बराबर लाना था 2 मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं है a क्रॉस b निकालने में। i j k, a आपके पास क्या है, i के साथ में क्या लिखा हुआ है 2, j के साथ में क्या लिखा हुआ है -1, k के साथ में लिखा हुआ है 1, i के साथ में लिखा हुआ है 1, j के साथ में 2, k के साथ में -3। तो ये आपने i बाहर निकाला, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, फिर -j को बाहर निकालना है, 2 3 ज़ा -6, 1 1 ज़ा 1, फिर प्लस k को बाहर निकालना है, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 1, ये आपके पास आ गया। 3 में से 2 गया 1, ये हो जाएगा i, 6 और 1 7, माइनस माइनस प्लस 7j, 4 और 1 5, और 5 इंटू k 5k। अब आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से, तो ये हो जाएगा 2i प्लस 7j प्लस 2i प्लस 2 7 ज़ा 14j प्लस 2 5 ज़ा 10k। तो आप देख लीजिए आपके सामने है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था 2i प्लस 14j प्लस 10k, और राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है 2i प्लस 14j प्लस 10k। इट मीन्स यू कैन से कि यस a माइनस b जो है इसका क्रॉस a प्लस b के जो साथ है वो हमेशा किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a क्रॉस b। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको गलत बोल दें या क्या बोलते हैं कन्फ्यूजन हो गई थी, तो मैंने आपको ये पूरी चीज़ प्रूफ कर दी। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपका ऑप्शन क्या था, इफ़ a एंड b बी एनी 2 वैक्टर्स देन a माइनस बी क्रॉस a प्लस b इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू a क्रॉस b। तो उन तमाम बच्चों के लिए जो ये सोचते हैं कि ये क्यों है, उनके लिए मैंने बता दिया। आप चाहें तो कोई से भी 2 वैक्टर्स ले सकते हैं, कोई भी 2 वैक्टर, क्योंकि ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये जो है ये फैक्ट है। आप कोई भी 2 वैक्टर्स लेंगे आपका यही आंसर आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस MCQs 2010 के साथ मैंने आपको ये जो एक MCQs था जिसमें कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर करवा दी। तो स्टूडेंट इन 10 साल के MCQs में आपने एक चीज़ देखी कि मैथ के MCQs ये उर्दू इस्लामियात वाले MCQs नहीं होते कि जिसमें आपने जो है वो सिर्फ रट्टा लगा लिया, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो कैलकुलेशन करेंगे रफ वर्क में, एग्जामिनर को करेक्ट आंसर से मतलब है। छपाई करने वाले बच्चे हमेशा फेल होते हैं जब वो दूसरे से पूछते हैं, दूसरा ऑलरेडी गलत करके बैठा हुआ होता है। तो आपने मेहनत से MCQs करना है, क्योंकि 100 में से 100 उसी के ही आएंगे जो मेहनत से MCQs करके आएगा। 25 MCQs है, 25 MCQs के सॉलिड 50 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा आज ख़त्म हो गया सब कुछ? नहीं, अब आप इंतज़ार करें मेरे अगले लेक्चर का जिसमें मेरे अपने MCQs होंगे, जो मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो मेरे अपने MCQs होंगे, उसके लिए आप अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह वेरी सून, बहुत जल्द अगला लेक्चर भी आ जाएगा जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs मैंने आपको बताने हैं। तो 10 साल के MCQs करवा दिए मैंने आपको, और इससे पहले मैंने आपको मॉडल पेपर के भी सारे MCQs करवा दिए। अब मेरे अपने MCQs आएंगे, उसका भी वेट करें इंशाल्लाह अगली क्लास में। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम मुझे मेरी इस मेहनत का सिला तो मिले। और सिला क्या होगा, आपके 100 में से 100, बस ये सबसे बड़ा मेरा सिला है। दूसरी बात ये है कि अपनी वीडियोस को फैला दें, मेरी वीडियोस को फैला दें अपने तमाम दोस्तों के अंदर कि यार ये वीडियोस देखो, तुम्हारा यहाँ से सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह, बस तुम्हें खाली वीडियोस देखनी और तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा।
तो स्टूडेंट अगले लेक्चर तक के लिए आप वेट करें, इंशाल्लाह उसमें मेरे अपने इंपॉर्टेंट MCQs मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह जब आप वो कर लेंगे MCQs तो फिर आपके कल होने वाले पेपर के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ 25 में से 25 MCQs आप सारे बच्चे कर कर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।